कृपया जोरदार तालियां बजाइए। कृपया जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं अब हमारी जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करें। क्षमा करिए, मैं हमारे नोडल अधिकारी श्री सागर जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया यहाँ पर स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आज लातूर में आयोजित मराठवाड़ा बेल रोड फैक्ट्री का राष्ट्रीय लोकार्पण और लातूर स्टेशन पर स्टेशन एक उत्पाद के आउटलेट केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि तथा विशेष अतिथि का सभी का स्वागत। माननीय सांसद लोकसभा श्री सुधाकर तुकाराम सिंगारे जी, माननीय विधायक श्री संभाजी पाटिल तिलंगेकर जी, सभी सम्मानित अतिथिगण, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सुबोध कुमार सागर, मुख्य कारखाना इंजीनियर, मध्य रेल मुख्यालय मुंबई, इस उद्घाटन कार्यक्रम में आप सभी का रेलवे विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री लातूर का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। यह कोच निर्माण इकाई 2018 में स्थापित की गई थी और अनुदान की अनुपूरक भागों 18-19 के तहत 792.73 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत की गई थी। इसके बारे में मैं ये आपको बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि यह पूर्णतः रेलवे की ओन फैक्ट्री है और इसमें किसी भी और प्राइवेट पार्टी का कोई भी किसी तरह का इसमें शेयरिंग नहीं है। प्रथम चरण में इस संयंत्र का निर्माण 250 मेमू कोच प्रतिवर्ष बनाने की क्षमता के साथ किया गया था और यह जो है 2022 वंदे भारत देश समझौते के अनुसार इस सुविधा का उपयोग टेक्नोलॉजी पार्टनर द्वारा आपूर्ति कार्यक्रम के अनुसार भारतीय रेलवे को वंदे भारत ट्रेन सेट 16 कार फॉर्मेशन के 120 की आपूर्ति के लिए किया गया है। आज ये लगभग 275 कोच प्रतिवर्ष की इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। इस परियोजना की मुख्य विशेषता ये है, यह परियोजना रेलवे के द्वारा पूर्ण की गई और इसमें 675 करोड़ रुपए की लागत आई है। 350 एकड़ में 110 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण कार्य हुआ है। सभी इसमें सेक्शंस में नवीनतम मशीनरी और संयंत्रों से
सुसज्जित है। भविष्य में उन्नति के बड़े पैमाने और प्रगति होने की संभावना है। आप सभी स्थानीय लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यह सुविधा का उपयोग टेक्नोलॉजी पार्टनर द्वारा भारतीय रेलवे के लिए नवीनतम तकनीक और यात्री सुविधाओं वाले कोच बनाने के लिए किया जाएगा। इसमें रेलवे के कर्मचारी और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के कर्मचारी दोनों मिलकर साथ करेंगे और ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा इसमें हमारा अहम रोल होगा। इसके जो भी डिज़ाइन अप्रूवल हैं वो रेलवे के द्वारा दिए जाएंगे और ये कारखाना पूर्णतः रेलवे की सुपरविज़न में चलाया जाएगा। इसके साथ ही रेलवे कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण भी होगा, क्योंकि उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाएगा और कोचों के निर्माण के दौरान टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ मिल करके काम किया जाएगा। इस यूनिट से विभिन्न घटकों की आपूर्ति के लिए वेंडर्स का एक नया समूह पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र को विकास में सहयोग देगा। इस यूनिट की अच्छी गुणवत्ता वाले घटकों की आपूर्ति करने के अवसर प्रदान करके उनकी क्षमता निर्माण की दृष्टि से पहले से स्थापित MSME के थ्रू विकास किया जाएगा। इस परियोजना में डायरेक्ट और प्रत्यक्ष रूप से 1300 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। विभिन्न आउटसोर्सिंग गतिविधियों के माध्यम से महत्वपूर्ण इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। आसपास के इलाके में लोगों को अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। पर्यावरण का इसमें बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है। प्री इंजीनियरिंग शेड की 7% छत और साइड की दीवार पर पॉलीकार्बोनेट शीट लगाई गई है, जिससे 300 लक्स स्तर की प्राकृतिक रोशनी मिलती है। ग्रीन बिल्डिंग मानदंडों को पूरा किया गया है। 817 किलोवाट रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। कार्बन फुटप्रिंट का भाइयों और बहनों इसमें खास ध्यान रखा गया है और फैक्ट्री और कॉलोनी में सीवेज पानी को रिसाइकिल करने के लिए सर्टिफाइड KLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। आज संपूर्ण भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा इस समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया जाएगा। इस कड़ी में रेलवे बोर्ड और मुख्यालय के निर्देशानुसार आज शोलापुर मंडल के 8 स्टेशनों पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। साथियों, इस विशेष कार्यक्रम में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री लातूर का राष्ट्र को लोकार्पण किया जाएगा, जिससे युवा वर्ग और सभी वर्गों को लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और देश के विकास के साथ साथ रेलवे के विकास में भी सहायता होगी। इस योजना का उद्देश्य देश भर के रेलवे स्टेशनों पर बिक्री आउटलेट के प्रावधान के माध्यम से स्थानीय कारीगरों, कुम्हारों, बुनकरों, हथकरघा बुनकरों, शिल्पकारों आदि का आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान होंगे। आज लातूर स्टेशन पर भी इस योजना के तहत एक स्टेशन एक उत्पाद, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, एक बिक्री आउटलेट का उद्घाटन किया जा रहा है। मैं एक बार फिर पुनः आप सभी महानुभावों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। समय की कमी को देखते हुए कार्यक्रम जल्दी शुरू कर रहे। मैं हमारे आदरणीय एडेराम सर से अनुरोध करता हूं, कृपया हमारे बीच उपस्थित भाजपा शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष श्री देवीदास काळे जी का यहाँ पर शाल और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। मैं अभी अनुरोध करता हूं हमारे जिलाधिकारी महोदया से, कृपया यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार। खरं तर आज मला वाटतं लातूरकरांसाठी सोनियाचा दिवस आहे, एक ऐतिहासिक दिवस आहे आणि या ऐतिहासिक क्षणाचे आपण सर्व साक्षीदार होत आहोत। आज देशाचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या हातून रेल्वे कोच फॅक्टरीची पायाभरणी आणि हा लोकार्पण सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत आहे। व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय खासदार शृंगारेजी, माननीय आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर जी, आमचे सर्व कलीग प्रशासकीय अधिकारी, IG सर, SP सर
आणि उपस्थित असिस्टंट DRM, मी सर्व रेल्वे कर्मचारी, रेल्वे कोच फॅक्टरी यांचं सुद्धा या ठिकाणी अभिनंदन करते. आणि खरं तर हा देशातील सगळ्यात मोठा 4था प्रकल्प आहे आणि लातूरमधून चालू होत आहे आणि तो जिल्हाधिकारी म्हणून माझ्या टेन्युअरमध्ये चालू होत आहे, याचा सुद्धा मला अभिमान वाटतो आणि खूप आनंद होतोय. यामुळे लातूरकरांसाठी नवीन वाटा उपलब्ध होतील, प्रगतीचे अनेक दालनं या ठिकाणी उपलब्ध होतील. आणि जिल्हाधिकारी म्हणून मला आनंद आहे की लातूरमधल्या स्थानिक लोकांना सुद्धा या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी संधी मिळणार आहे. रशियन कंपनीची अत्याधुनिक कंपनी जी आहे तिचे सर्व नवीन तंत्रज्ञानाने अशी युक्त अशी ही रेल्वे कोच आहे. आणि मी एवढंच सांगेल की या ऐतिहासिक क्षणाचे आपण सर्व साक्षीदार आहेत आणि देशाचं सर्व लक्ष आहे. देशातील या सगळ्या नकाशावर आता लातूरचं नाव झळाळणार आहे, याचा मला अभिमान वाटतो. आणि या नोटवर मी आपल्याशी संवाद थांबवते. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी. अब मैं हमारे माननीय विधायक श्री संभाजी पाटिल नीलेंगर जी से अनुरोध करता हूं, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आपल्या भागाचे सन्माननीय खासदार श्री सुधाकरजी शिंगारे साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित DIG आपले CRPF चे श्री सन्माननीय संजीव कुमारजी, जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सन्माननीय वर्षाताई ठाकूर मॅडम, आपले सन्माननीय SP महोदय सौम्या मुंडेजी, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सन्माननीय रेल्वेचे अधिकारी शैलेंद्र सिंगजी, चीफ इंजिनियर सुबोधजी सागरजी, त्याचसोबत व्यासपीठावर उपस्थित आपले भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष देविदासजी काळे, समोर उपस्थित असलेले सर्व पत्रकार बंधू आणि लातूर येथील सर्वच मान्यवर. खरं तर वेळ फार कमी आहे आणि कमी वेळामध्ये कार्यक्रमाला येत असताना या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीपासून ते आजपर्यंतचा साक्षीदार म्हणजे मी व्यक्तिशः स्वतः आहे. बऱ्याचदा मॅडम असं म्हटलं जातंय की राजकीय लोक आणि अधिकारी यांच्याकडे आज बघण्याचा एक दृष्टिकोन असा झालाय की राजकीय लोक फक्त निवडणुकीपुरतं पाहतात, त्यांचा स्वार्थ हा निवडणूकच असतात, त्याच्या पलीकडे त्यांनी विचार करत नाहीत. आणि अधिकाऱ्यांकडे पण बघत असताना ह्या पद्धतीने पाहिलं जात आहे 10 ते 6 हे काम करतात, 10 ते 6च्या पलीकडे यांना कोणत्याही विषयाची सामाजिक बांधिलकी यांची कोणत्याही विषयाची नसते, असंही आपल्याकडे पाहिलं जात आहे. पण मला आपल्याला आवर्जून सांगायचं आहे की ह्या दोन्ही गोष्टीचा जर आज आपण इथं आपल्या जिल्ह्यामध्ये जर पाहिलं की मराठवाड्याकडे पाण्याचा दृष्टिकोन, आपले तत्कालीन रेल्वे मंत्री माननीय पियुषजी गोयल साहेब यांच्याकडे मला विविध कार्यक्रमाच्या निमित्ताने बसण्याचा योग आला आणि ज्या चर्चेतून असं निघालं की मराठवाडा आणि आगामी काळातले म्हणजे प्रश्न आणि भविष्य मराठवाड्याचं कसं राहायला पाहिजे रेल्वे म्हणून. आणि त्यावेळेस पियुष गोयल साहेबांसोबत चर्चा होत असताना एक विषय निघाला की इथं वरिष्ठ मंडळी बसलेले आहेत, बार्शी आणि आपल्याला माहित असेल कुरुडवाडी याच्यामध्ये चिंचकिल म्हणून एक स्टेशन आहे, आणि ब्रिटिशर्सच्या काळामध्ये ब्रिटिशर्सनी असं नियोजन केलं होतं की रेल्वेचे जे काही आपल्याला स्लीपर्स बनवायचे असतील, ज्या गाड्या बनवायच्या असतील, त्यांचा नियोजित कारखाना हा चिंचकिल ह्या ठिकाणी त्या ठिकाणी त्यांचा नियोजित कारखाना होता. आणि मग ह्याच्या माध्यमातून मी पियुष गोयल साहेबांना सांगत होतो की आमच्याकडे पाण्याची कमतरता आहे. त्या काळामध्ये ब्रिटिशर्सने असा विचार केला होता की ह्या भागामध्ये रॉ मटेरियल, बाकीच्या नैसर्गिक ज्या आपल्याला नैसर्गिक गोष्टी लागतात त्याची कमतरता आहे, तर असं कोणतं तरी युनिट करावं की ज्याच्यातून मॅनपॉवरचा उपयोग होईल, रोजगारी निर्माण होईल. तसं ते चिंचकिल ठिकाण त्यांनी ठरवलं होतं. मी पियुषजींना सांगितलं की हा जो विषय आहे की रेल्वे बोगीचा कारखाना हा
मागच्या 75 वर्षापासूनचं स्वप्न हे आजचं स्वप्न नाहीये. तर ह्याच्याकडे आपण बघत असताना मराठवाड्याला हा जर रेल्वे बोगीचा कारखाना जर आपण दिला, जे केंद्र सरकार विचार करत आहेत की देशामध्ये नवे 2 रेल्वे कोच कारखाने सुरू करायचे आहेत, त्याच्यातला एक कारखाना हा लातूरला जर आला तर मराठवाड्याच्या युवकांना रोजगार या भागामध्ये निर्माण करण्यासाठी एक मोठी संधी मिळेल. मी सुरुवातीला म्हणत असताना राजकीय लोकांचा दृष्टिकोन मी आपल्याला सांगितला, ते कामाच्या पलीकड निवडणुकीच्या पलीकड विचार करतात, ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही सर्वजण काम करतो. सन्माननीय नरेंद्र मोदी साहेब हे काय निवडणूक म्हणून विचार करत नाही, देशाच्या भविष्यातल्या पिढीसाठी त्यांनी विचार करतात. आणि मराठवाड्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून कधीही कोणत्या रोजगाराची संधी मिळाली नाही. तर ज्यावेळेस पियुष गोयल साहेबांनी हा प्रस्ताव मांडला की मराठवाड्यामध्ये सर्वात अधिक रोजगार आहेत, सर्वात अधिक त्या ठिकाणी मुलं मिळतात आणि त्यांना त्या ठिकाणी रोजगार देण्याचं काम आपण करायला पाहिजे, देशाच्या पंतप्रधानांनी एका मिनिटामध्ये माननीय पियुषजी गोयल साहेबांनी सांगितलेल्या गोष्टीला मान्यता दिली आणि त्याच्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू झाली. हे झालं राजकीय मंडळीचं. मी त्याच्यामध्ये सुरुवातीला बोलत असताना अधिकाऱ्यांचाही उल्लेख केला. अधिकाऱ्यांचा उल्लेख का केला? ही जी कल्पना आहे, ही जी सुरुवात आहे, रेल्वे कोच कारखाना हा लातूरला यायला पाहिजे. आजकाल बऱ्याच गोष्टीचं श्रेयवाद चलत असतंय, पण मी या व्यासपीठावर आहे, समोर आमची लातूरची सर्वच मान्यवर आहेत, मला आवर्जून सांगायचंय, एक अधिकारी आपल्या लातूरमध्ये आज जसं इथं गोयल साहेब प्रोफेशनरी म्हणून आलेले, पहिली पोस्टिंग इथं ह्या जिल्ह्याचा सीओ म्हणून त्यांची झाली होती, ते गेडाम साहेब, प्रवीण गेडाम साहेब. आणि ज्यावेळेस त्यांची इथं पोस्टिंग झाली होती त्यांनी इथं त्यांचा वेळ दिला होता आणि त्याच्यानंतर ते रेल्वे मंत्र्याचे PS म्हणून त्यांनी त्या ठिकाणी जॉईन केलं. मी राज्याचा मंत्री असताना दिल्लीला कामाच्या निमित्ताने आपल्याकडचे अधिकारी आहेत, जुने संबंध, आणि ते अधिकारी एकदम सरळ स्ट्रिक्ट होता. आणि त्यावेळेस आम्ही विरोधी पक्षाचे आमदार होतो आणि आम्हाला ते का आवडायचे? कारण ते चुकीचे कामं होऊ देत नव्हते, त्याच्यामुळे आम्हाला ते फार आवडायचे आणि त्याच्यामुळे आमचं त्यांचं चांगली वेवलेंथ जुळली होती. आणि दिल्लीत त्यांना भेटल्यानंतर त्यांनी मला एक गोष्ट, हा विषय सांगितला त्यांनी की गेडाम साहेबांनी सांगितलं, संभाजीराव मला काही गोष्टी आहेत, मी लातूरला राहिलोय, लातूरशी माझा जिव्हाळा आहे, मला काही गोष्टी बोलता येत नाहीत, माझंही गाव म्हणजे लातूरशी म्हणजे मराठवाड्याच्या मातीशी जोडलेलंच माझं म्हणजे सोलापूरशी मी जोडलेला आहे, या भागातले प्रश्न मला माहिती आहेत, रोजगाराचा फार मोठा प्रश्न आहे, सरकार असं विचार करत आहे, ही जी मधली बातमी आहे, जर खऱ्या अर्थाने जे सरकारच्या डोक्यामध्ये कल्पना चालली होती की रेल्वे कोच कारखाना देशामध्ये उभा करायचे आहेत, त्यावेळेस ते अधिकारी रेल्वे मंत्र्यांकडे होते, त्यांनी जी बातमी ऐकली त्यावेळेस त्यांनी माझ्या कानामध्ये जे मंत्र दिलं की संभाजीराव तुम्ही ह्याच्यासाठी जर प्रयत्न केला, अजून हा कारखाना कुठं करायचा आहे, कोणत्या भागात करायचा आहे, देशाच्या कोणत्या कोपऱ्यामध्ये किंवा कोणत्या राज्यात जाणार आहे हे कुणालाच माहित नव्हतं, फक्त ही आयडिया फ्लोट झाली होती. तर हा कारखाना जर तुम्ही प्रयत्न करून मराठवाड्यात आणलात, तर लातूरला जर आणलात तर मराठवाड्याला न्याय दिल्यासारखं होईल. तर ही कल्पना जर कोणत्या अधिकाऱ्यांनी आयडिया म्हणून दिली असेल तर ते प्रवीण गेडाम म्हणून त्यावेळेचे सीओ होते. म्हणजे एक पलीकडे जाऊन आपण ज्या भागामध्ये काम केलं त्या भागासाठी आपली बांधिलकी राहायला पाहिजे, त्या लोकांची आपली बांधिलकी राहायला पाहिजे, हा जिव्हाळा त्या अधिकाऱ्यांनी केला. मी त्यांच्याही मनापासून आभार मानतो, देशाच्या पंतप्रधानांचे आभार मानले, पियुष गोयल साहेबांनी ज्याच्यामध्ये पुढाकार घेतला आणि योगायोग त्यांच्याकडे ही ज्यावेळेस आयडिया गेली त्यांनी त्याला मान्यता दिली. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे मी काल निश्चित जसं सांगितलं की जे स्पर्धा त्यांनी आम्हा मंत्र्यांमध्ये लावली होती आणि त्या स्पर्धा जिंकण्याचं काम लातूरच्या जनतेने केलं आणि त्याचं बक्षीस आणि त्याचं फलित म्हणजे रेल्वे कोच कारखाना. हे लातूरच्या जनतेचं फलित आहे, त्यांनी दिलेल्या आशीर्वादाचं फलित म्हणजे लातूरचा रेल्वे कोच कारखाना. परत अनेक अधिकारी आहेत, ज्यावेळेस हा निर्णय झाला त्यावेळेस अशी अडचण होती की आपल्याला कमी टाइम देण्यात आला होता आणि त्या कालावधीमध्ये आपल्याला 300 एकरपेक्षा अधिक जागा हे आपल्याला रेल्वे विभागाला वर्ग करायची होती. आम्ही MIDC घेतली आणि हे सर्व करत असताना त्या कमी काळामध्ये रेल्वेला जागा देणं, त्यांच्यासोबत टायअप करणं, त्यांचे पैसे वर्ग करणं, त्यावेळेसचे जिल्हाधिकारी होते माननीय जी श्रीकांतजी, त्यांचाही ह्या कारखान्यामध्ये उभा टाकत असताना त्याला ज्या पद्धतीने त्यांनी एक्सपेडाईट केलं, फास्ट पळवलं आणि ज्या 3 महिन्याच्या आत
ही सर्व प्रक्रिया केली, त्यावेळेस मी जी श्रीकांतजींचेही मनापासून आभार मानतो. हे बघा, अनेक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकांनी या कारखान्यासाठी मदत केलेली आहे. मला काही जणांचेही आभार इथं मानणं गरजेचं आहे. त्यावेळेस आपल्याला 300 एकरची जागा पूर्ण करून घेत असताना आपल्याला थोडी जागा कमी पडत होती आणि जी श्रीकांतजी माझ्याकडे आले त्यांनी सांगितलं, भैया आपल्याला थोडी जागा कमी पडतीये. मी त्यांना विचारलं की आजूबाजूची जागा कुणाकुणाची जरा जर आपण मला माहिती दिली तर आपण त्यांच्याकडे मागणी करू. त्यांनी मला सांगितलं की भैया बाजूला जी जागा आहे ही मांजरा कारखान्याची जागा आहे, त्याच्यातली जर आपल्याला एक पट्टा जर भेटला, तो पट्टा जर आपण कारखान्याला जोडून घेतला तर आपले पूर्ण 300 एकरची जागा पूर्ण होईल. जे योग्य त्याचं आपण त्या ठिकाणी त्याचा उल्लेख करायलाच पाहिजे. अनेक पत्रकार आहेत, ह्या गोष्टीला त्यांनी राजकीय दृष्ट्या करून घेतील, पण आपल्या लातूरची ही संस्कृती नाहीये. योग्यला योग्य म्हणणं, ज्यांनी सहकार्य केलं त्यांचे आभारी मानणं गरजेचं आहे. त्यावेळेस मांजरा कारखान्याचे चेअरमन, मी त्यावेळेचे आमदार माननीय अमितजी देशमुख, मी यांना फोन केला आणि त्यांना सांगितलं की आपल्याला रेल्वे कोच कारखाना होतोय, तुमचे कारखान्याची जागा त्या ठिकाणी आमच्या या कारखान्याला लगट आहे, तेवढा एक पट्टा जर आपण आम्हाला दिला तर निश्चितपणे आपली पूर्ण 300 एकरचा हा जागा पूर्ण होईल. आणि त्यावेळेस अमित देशमुखनी, त्यावेळेचे आमदार होते, त्यांनी आजही आमदार आहेत, त्यांनी त्या ठिकाणी मान्यता दिली आणि तात्कालीन लगेच 1 मिनिटामध्ये त्यांनी ॲग्रीमेंट करून आपल्याला ती जागा आपल्याला रेल्वेला त्या ठिकाणी वर्ग करून दिली. त्यासाठी जिल्ह्याचा एक पदाधिकारी कार्यकर्ता म्हणून मला त्यांचेही आभार या ठिकाणी या व्यासपीठावर मानणं मला योग्य वाटते आणि त्यांचे आभारही सर्वांनी मानायला पाहिजे. निश्चितपणे कळत न कळत अनेक लोकांनी ह्याच्यामध्ये सहभाग घेतला. मला आपल्याला एवढंच सांगायचंय की हा कारखाना म्हणजे काय. आपण सगळे ग्रामीण भागातले, मोहोळ माहिती ना, मोहोळ मधमाशांचं मोहोळ असतंय, त्या मोहोळ कुठं बसतं माहिती का? त्याच्यामध्ये एक माशी असते, तिला राणी माशी म्हटलं जाते. ती राणी माशी जिथं जाऊन बसते तिथं ते मोहोळ त्या ठिकाणी बसते आणि त्या मोहोळातून जे काही गोडवा असतो त्याच्यानंतर निर्माण होतो. मराठवाडा रेल कोच कारखाना म्हणजे ती राणी माशी आहे आणि ती राणी माशी आता इथं येऊन बसलेली आहे. त्याच्यामुळं आज इथं हे मोहोळ उभा टाकणार आहे आणि त्याच्यातून लातूरच्या जनतेला जे मधाचा गोडवा असणार आहे, हा मधाचा गोडवा जर चोकायचा असेल, त्याला स्वाद घ्यायचा असेल, ही राणी माशीच्या माध्यमातून त्याला घेता येणार आहे. आज तुम्ही बघितलं, आज खासदार साहेबांना इथं उपस्थित आहेत. साहेब, पीट लाईन टाकायची म्हटली, इथं रेल्वेचे सगळे अधिकारी आहेत, पीट लाईन टाकायची म्हटले तर किती अडचण असते. सरकार लगेच देत नाही. 20-20, 25-25 वर्ष झाले कुणी आपल्याला पीट लाईन देत नाहीत, इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढत नाहीत, रेल्वे वाढत नाहीत. अचानक 3 वर्षामध्ये आपल्या भागामध्ये जिथे एक होती तिथं 20 पेक्षा अधिक रेल्वे आपल्याकडे गेलेले आहेत आणि आज अशा पद्धतीने पीट लाईन उभा टाकली. या सर्व गोष्टी का उभा टाकल्या तर हे रेल्वे कोच कारखान्याची राणी माशी ही आपल्या भागामध्ये आलेली आहे आणि त्याच्यातून हा विकासाचा गोडवा आपल्या भागामध्ये होणार आहे. वेळ फार कमी आहे. 9 वाजता आपल्याला 9 वाजून 10 मिनिटाला देशाचे पंतप्रधान आपल्याशी जोडले जाणार आहेत. या कारखाना होत असताना जे रेल्वेचे अधिकारी आहेत यांनी एक गोष्ट आवर्जून सांगितली, चांगला कार्यक्रम आहे, चांगला कार्यक्रम आहे. आपण म्हणताल की भैयांनी कौतुक केलं, ज्या गोष्टीचं कौतुक करायला पाहिजे त्या गोष्टीचं निश्चितपणे कौतुक केलं, पण जे लोक ह्या कारखान्यावर वाकड्या नजरेने बघत असेल त्याचा हिशोब करण्यासाठी घोडा मैदान लांब नाहीये. थोड्या दिवसातही त्याची पूर्ण माहिती आपण देऊ. हा कारखाना कोणत्या रशियन कंपनीचा नाहीये. हा कारखाना साहेब कुणाचा आहे? किसका है साहब ये कारखाना? ये रेल्वे कंपनी, रेल्वे भारत सरकारच्या रेल्वेचा कारखाना आहे. हा रशियन कंपनीचा कारखाना नाहीये, आर्विनियलचा पण कारखाना नाहीये. ह्याचे मालक जर कोण असेल तर भारतीय रेल्वे आहेत, हे मी तुम्हाला या ठिकाणी आवर्जून सांगतो. आणि बाकीचं जे काही सांगायचंय त्याला खूप मला वेळ आहे, आता लांब नाहीये. उद्यापासून आपलं चालूच होतंय, 14-15 पासून चालूच होतंय आणि तेही माझ्यासारख्या माणसाकडनं हिशोब जर लावायचं म्हटलं, मला असं वाटतं की आता आमची बॅटिंग आहे. मी वाट बघत होतो कोण सुरुवात करतंय.
त्याच्यामुळे आता सुरुवात आली आहे, त्याचे उत्तर येणाऱ्या काळामध्ये प्रत्येक गोष्टीचं उत्तर दिलं जाणार आहे. साधा विषय की राज्य आपल्या बँका आहेत, डीसीसी बँक आहे, त्याचे मालक शेतकरी असतात, पण मालक व्यक्ती झाल्यात. ह्याही गोष्टीचा मी आता येणाऱ्या काळामध्ये ह्याची माहिती जनतेपर्यंत कशी द्यायची ही माहिती मी जनतेपर्यंत घेऊन जाईल, हे मी आपल्याला आवर्जून सांगतो. हे कारखाना लातूरमध्ये वैभव निर्माण करणारा कारखाना आहे. 35,000 कोटी पहिल्या टप्प्यामध्ये आपल्या कारखान्यामध्ये येणार आहेत. वंदे भारतचे 120 रेल्वे या लातूरमध्ये निर्माण होणार आहेत. देशभरामध्ये कुठं जरी आपण गेलात, वंदे भारतची रेल्वे जर आपल्याला दिसली, त्याच्यावर मेड इन लातूर असा शिक्का असणार आहे, मेड इन मराठवाडा असा शिक्का असणार आहे, हे मला आपल्याला आवर्जून सांगायचंय. आणि पुढच्या 10 वर्षासाठी 70,000 कोटीची गुंतवणूक आपल्या लातूरमध्ये होत आहे. आणि त्याचं श्रेय जर कुणाला जात असेल, तमाम लातूरच्या जनतेला जात आहे, की त्यांनी जो आशीर्वाद दिला त्याचं श्रेय जर जात असेल लातूरच्या जनतेला जात आहे. आणि आम्ही सर्व लातूरकर देशाच्या पंतप्रधानांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो की ही संधी त्यांनी मराठवाड्याला दिली. येणाऱ्या काळामध्ये लातूरची जनता जे स्वागत देशाच्या पंतप्रधानाचं करायचंय, 2024ला मतदान रूपी त्या ठिकाणी या लातूरची जनता त्या ठिकाणी पंतप्रधानाचं स्वागत कराल. आणि निश्चितपणे लातूरची जनता नाही तर मराठवाड्याची जनता हे देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांचं स्वागत करतील. एवढंच या प्रसंगी सांगतो आणि माझे 2 शब्द थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत धन्यवाद महोदय. अभी हमारे माननीय सांसद जी से अनुरोध है, कृपया वक्त को देखते हुए अपने विचार कम समय में व्यक्त करने का प्रयास करें. धन्यवाद. सगळ्यांना नमस्कार. लातूर रेल्वे कोच फॅक्टरी या फॅक्टरीचं उद्घाटन सोहळ्याप्रसंगी यावेळेस सुटार असलेले आपल्या भागाचे माजी मंत्री तसा गार्डियन मिनिस्टर आदरणीय संभाजीभाई पाटील निलंगेकरजी, माजी मंत्री माजी आमदार सुधारगाव भालेरावजी, तसेच जिल्हाधिकारी वर्षाताई घुगेजी, तसेच पोलीस अधीक्षक सोमय्या मुंडेजी, नमन गोयलजी, तसेच आमचे आत्ताच आलेले गणेश हाके दादाजी, तसेच DRM यशस परिवारजी, सुबोध सागरजी, अरुण भैया पाटीलजी, जिल्हा अध्यक्ष दिलीप देशमुखजी, शहर जिल्हा अध्यक्ष देवीदास काळेजी, संजीव कुमारजी, पत्रकार मित्रांनो, बंधूंनो, आज आताच आमच्या कलेक्टर मॅडमनं सांगितलं की आज खूप मोठा सोन्याचा दिवस आपल्या लातूरकरांसाठी उजळलेला आहे. खरखर मॅडम बऱ्याच वर्षापासून आपल्या ह्या लातूर कोच फॅक्टरीचं काम चालू होतं आणि हे काम चालू झालं तेव्हापासून मध्ये 2 वर्ष कोविड काळ आला. कोविड काळामध्ये आपल्याला काही गोष्टी थांबावं लागलं. 2 वर्ष थोडं काम स्लो चाललं. परंतु मला अभिनंदन करावंसं वाटतं. जेव्हा मी जिल्हा परिषद सदस्य होतो 2017-18च्या आतमध्ये, तेव्हा मी त्या कार्यक्रमाला समजभया आपण जो कार्यक्रम घेतला होता कुठं लावटी ग्राउंडवरती, माझ्या होती शाळे कॉलेजवरती, त्या कार्यक्रमाला मी त्या ठिकाणी उपस्थित होतो. मला काही माहीत नव्हतं ह्याच्यातलं. हा रेल्वे कारखाना कसा आणला, कोणा आणला, काय आणला, आपल्या भाषणातून मला कळालं. आत्ता खरं म्हणजे मी त्या काळामध्ये नवीन नौका एक जिल्हा परिषद सदस्य असल्यामुळं मी सगळ्यांचं अभिनंदन करतो. ज्यानी आज आपल्या CM साहेबांनी
त्यावेळेस भैया सांगत होते की सीएम साहेबाचा खूप मोठा या ठिकाणी वाटा आहे आणि गेडाम साहेबाचा खूप वाटा आहे हे प्रकल्प देण्यासाठी. आणि त्यावेळेस माझ्या मते अरविंद भैयाकडं त्या कार्यक्रमाचं मॅनेजमेंट होतं. अरविंद भैया त्या ठिकाणी अत्यंत त्या ठिकाणी पळत होते. ते कार्यक्रम पियुष गोयल साहेब येणार होते त्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करण्यासाठी. संभाजी भैया असतील, अभिमन्यू पवार साहेब असतील, तुम्ही असाल त्यावेळेस मी पाहत होतो तुमच्याकडं. परंतु आज खरोखर आज लातूरकरांच्या स्वप्नातलं असं हा लातूर कोच फॅक्टरी कारखाना त्या ठिकाणी तयार आहे. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की मी हमेशा संसदेत म्हणत असतो की लातूर जिल्ह्यामध्ये आमच्याकडं एक ड्राय एरिया आहे. आमचा लातूर जिल्हा हा अकालग्रस्त जिल्हा आहे. ह्या लातूर जिल्ह्यात भरभराटी झाली पाहिजे. त्या लातूर जिल्ह्यामध्ये कारखाने आले पाहिजे. एक शिक्षणाचा हब आहे. ह्या ठिकाणी टॅलेंट विद्यार्थी मिळतात. परंतु ह्या टॅलेंट विद्यार्थ्यांना कुठंतरी काम मिळालं पाहिजे त्या लातूर जिल्ह्यामध्येच. म्हणून की काय त्या काळामध्ये आदरणीय पियुष गोयल साहेबांनी, आदरणीय आपल्या महाराष्ट्राचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी, गेडाम साहेबांनी आणि साहेब संभाजी पाटील निलंगेकर साहेब, अभिमन्यू पवार साहेब ह्यांच्या कार्यकाळामध्ये तो हा जो प्रकल्प आला, मी त्यांचं अभिनंदनच करतो या ठिकाणी. जेव्हा भैया मी हा कारखाना चालू करण्यासाठी जो प्रयत्न आपल्याला चालू होता सतत, आपला हा कारखाना 2 वर्ष झाला बनून तयार आहे. परंतु ह्या रेल्वे कारखान्याचं उद्घाटन होत नव्हतं. मी आदरणीय मोदी साहेबांना, आदरणीय पियुष गोयल साहेबांना सतत प्रयत्न करत होतो. नमस्कार. की माझ्या माहितीप्रमाणे 10 वेळेस तरी मी पियुष गोयल साहेबांकडे गेलो असेल की इसका उद्घाटन करिए, क्योंकि 2 साल से ये फैक्ट्री बनके खड़ी है और इसका इनॉग्रेशन कर दीजिए कि इसका लोग इंतजार कर रहे हैं. हमारे बच्चों को काम मिलना चाहिए हाथ को. राष्ट्र के निर्माण में मी त्यांना आग्रह केला होता की 70% ह्या ठिकाणी आमच्या आर्थिक विकास जिल्ह्यातल्या लोकांना, ह्या ठिकाणी स्थानिक लोकांना 70% ह्या कारखान्यामध्ये रोजगार मिळाला पाहिजे. म्हणून हा सततचा माझा प्रयत्न होता, बोलत होता त्यांच्याशी. एक वेळेस दादा भैया सुरेश दादा पाटील होते माझ्याबरोबर. मी आणि सुरेश दादा पाटील पियुष गोयल साहेबांकडे आपल्या याच्याकडे गेलो होतो, वैष्णवी साहेबांकडे. त्यांचंही काम होतं, मी माझं काम होतं. त्या निमित्तानं मी त्यांना त्या समोरच प्रश्न केला होता, साहब जल्दी से जल्दी इसका इनॉग्रेशन करिए. पियुष गोयल साहब ने बोला इसका जल्द से जल्द एमपी साहब इनॉग्रेशन होगा. फिलहाल थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है इसके अंदर और हम कोशिश करते हैं इलेक्शन के पहले इसका कारखाने का इनॉग्रेशन कैसा हो जाए. त्यांनी लगेच खाली फोन लावला आणि त्यांनी अधिकाऱ्याने विचारलं, कुछ भी करिए लेकिन इसका इनॉग्रेशन करिए. मी जेव्हा पियुष गोयल साहेबांनी शब्द त्यांची तडफड होती या कारखान्याचं उद्घाटन झालं पाहिजे, पियुष गोयल साहेबांनी मला आयडिया दिली की तुम्ही एक वेळेस पंतप्रधान मोदी साहेबांना बोलून बघा. मी जेव्हा पंतप्रधान मोदी साहेबांकडे गेलो ह्या कारखान्याचं उद्घाटन करावं म्हणून, मोदी साहेब हे रेल्वे कारखाना हा खूप मोठाचा आहे. आपला हा भारतामधील 4था कारखाना आहे आणि लातूर जिल्ह्यामध्ये ते झालेला आहे आणि आपण ह्याचं लवकरात लवकर उद्घाटन करून घ्यावं म्हणून आदरणीय मोदी साहेबांना गेल्या 2 महिन्यापूर्वीच भेटलो होतो. आणि मोदी साहेबांनी त्यावेळेस शब्द दिला की एमपी साहब आप बेफिक्र रहिए, मैं इस रेलवे कोच का फैक्ट्री का इनॉग्रेशन मैं जरूर करूंगा. मुझे नहीं आना हुआ तो मैं वर्चुअल विषय के द्वारे मैं इस कारखाने का इनॉग्रेशन करूंगा. आज खरोखर मला विश्वास बसत नव्हता, होईल का नाही. अनेक देशामध्ये अनेक कामं आमच्या मोदी साहेबांनी त्या ठिकाणी केलेले आहेत. त्याचं इनॉग्रेशन एवढं करतायत, रोज तुम्ही पाहता टीव्हीला. त्यांना वेळ मिळत नाही की कुठलं उद्घाटन पहिलं करावं, कुठलं उद्घाटन नाही करावं. परंतु आज आमचा हा दिवस उजळला, सोन्याचा दिवस उघडला आणि आपल्या तमाम लातूरकरांना एक आश्चर्याची बाब म्हणजे की अचानक परवाला मला डीआरएम साहेबांचा फोन आला आणि ईडीएस साहेबांचा फोन आला की साहब जपी साहब यहाँ पे अपना लातूर कोच फैक्ट्री का इनॉग्रेशन होने वाला है, आप इस कार्यक्रमाला आपण उपस्थित राहावं. म्हणून त्यांनी मला संध्याकाळी रात्रीचा फोन केला होता. म्हणलं मी त्यांची तारीख सांगा, किती टाइमाला येणार आहे ते सांगा, जैसे ही उनका टाइमिंग मिलता है वैसा ही मैं वो आपको बताऊंगा. त्यांनी टाइमिंग सांगितला 8चा. परवा दिवशी मला फोन करून
आणि मी 8चा कार्यक्रम हा आपण ह्या 8 वाजता यावं आणि 9 वाजता मोदी साहेब तिथून बोलणार आहेत मला कळलं होतं म्हणून मी या ठिकाणी आलो. आज आपण ह्या ठिकाणी सगळेजण आलात त्याचा फायदा आपल्या मुलाबाळांना लेकरांना होणार आहे. एक जिल्ह्याचा खासदार जबाबदार म्हणून मी सांगू इच्छितो या ठिकाणी मी तळमळीने काम केलं. जेवढं लवकरात लवकर होईल ह्या कारखान्याचं उद्घाटन हो म्हणून जो मी काय प्रयत्न केला माझाही थोडासा खारीचा वाटा ह्या कारखान्यामध्ये मी म्हणतो लागला उद्घाटन प्रसंगी. मी मोदी साहेबांचे खूप आभार मानतो या ठिकाणी. आज आत्मनिर्भर भारत हा देश होण्यासाठी मोदी साहेब अहोरात्र झगडत आहेत. प्रत्येक ह्या देशामध्ये जे जे फॉरेनवरन वस्तू तयार होतात ते इथंच वस्तू तयार झाले पाहिजेत ते इथंच ऑपरेटर्स तयार झाले पाहिजेत इथंच शस्त्रसामुग्री झाले पाहिजेत. म्हणून आज या ठिकाणी हा रेल्वे कोच फॅक्टरी देखील आता संभाजी भाईंनी सांगितलं भाषणामध्ये की रेल्वे कोच फॅक्टरी ही आपल्या इंडियन कंपनीच्या हातात आहे आपल्या रेल्वे बोर्डाच्या हातात आहे. त्याचा बिलकुल कुणी काही आत्ताचा अप्रयास काढू नये. आताच भैयाने म्हणले की अनेक खूप दिवस पुढे आहेत बऱ्याच गोष्टी फैलावर घ्यायच्या आहेत नक्की त्यावेळेस आपण घेऊया पण आता आपल्याला बोलायचं नाही आपला वेळ कमी आहे. तर 2-4 दिवसामध्ये आचारसंहिता लागणारच आहे. प्रत्येक गोष्टीचं आमच्याकडे उत्तर आहे पण आम्हाला सध्या उत्तरं द्यायची नाहीत. मला तुमच्यासाठी किंवा गोरगरिबाची दलिंद्री दूर करण्यासाठी गोरगरिबांच्या हाताला नोकरी मिळण्यासाठी मला हा कारखाना त्या ठिकाणी आज उद्यापासून झालं पण होत आहे. लवकरच हा कारखाना येऊन कंपनी चालू करेल. आपले विद्यार्थी लागतील अन्न डायरेक्ट इनडायरेक्टली लोक ह्या ठिकाणी कामाला लागतील. बऱ्याच लोकांना उद्योगपती लोकांना ह्या ठिकाणी रोजगार मिळणार आहे. उदाहरणार्थ प्लंबर असेल इलेक्ट्रिक असेल वेल्डर असेल ज्या ज्या टाईपचे इंजिनियर ह्या ठिकाणी लागणार आहेत त्या ठिकाणचे इंजिनियर ह्या ठिकाणी भरले जाणार आहेत अपग्रेडेशन कार्य की आधारशिला आणि उद्योगपतीला हाताला काम मिळणार आहे. म्हणून मी आदरणीय मोदी साहेबांचे परत अभिनंदन करतो. तसेच पियुष गोयल साहेबांचे अभिनंदन करतो. तसेच आमच्या अष्टम वैष्णव साहेबांचे अभिनंदन करतो. रावसाहेब दानवे साहेबांचे आपले रेल्वे मिनिस्टर त्यांचेही अभिनंदन करतो की ह्यांनी या वेळाचा वेळ काढून आज ह्या रेल्वे कोच फॅक्टरीचा इनॉग्रेशन सोहळ्याचा कार्यक्रम ह्या ठिकाणी लातूरमध्ये घेतला. त्याबद्दल त्यांचे आभार मानून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भारत. कारण आताच मोदी साहेब 9 वाजून 10 मिनिटात जोडणार आहेत त्यामुळे माझं भाषण आवर्त घेतो आणि सगळ्यांना परत धन्यवाद देतो. आपण हा कार्यक्रम घेतला त्याबद्दल बहुत बहुत धन्यवाद महोदय. हमारे बीच अभी पधारे पूर्व विधायक श्री सुधाकर भालेराव जी और प्रदेश प्रवक्ता श्री गणेश दादा हके जी और श्री दिलीपराव देशमुख मालक जी ग्रामीण अध्यक्ष और ZRUCC के सदस्य श्री निजाम शेख का यहाँ पर आदरणीय ADRM सर के ओर से स्वागत किया जाएगा. समय का तकाजा देखते हुए कार्यक्रम जल्द निपटाना है. मंगलुरु तक यात्रा विस्तार किया जा रहा है. साथ ही आसनसोल हटिया कृपया जोरदार तालियां बजाइए. सभी से अनुरोध है. उसी प्रकार हमारे उपस्थित बीच में उपस्थित मान्यवर का यहाँ पर सत्कार हो रहा है. कृपया तालियां बजाइए. सर यहाँ पर हमारे 2 मान्यवर यहाँ पर उपस्थित है उनका भी सत्कार किया जा रहा है. कृपया जोरदार तालियां बजाइए. मीडिया के प्रतिनिधिगण और सभी देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन.
ये हमारे बीच यहाँ पर चिंचोली राव वाडीकर की ओर से हमारे माननीय विधायक महोदय का स्वागत किया जा रहा है। कृपया जल्द आकर ये स्वागत कर दीजिए, जल्द। कृपया तालियां बजाइए जोरदार। हमारे नोडल अधिकारी महोदय और एडीआरएम सर से अनुरोध है, कृपया हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि और मान्यवरों को मंच के सामने आसन ग्रहण करने के लिए कृपया लेकर जाइए साथ में। कुछ ही देर में नई दिल्ली से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अब थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत लोकार्पण और उद्घाटन किया जाएगा। नई दिल्ली से इसका सीधा प्रसारण आप सभी यहाँ पर लाइव देख सकेंगे। आपण सर्वांना विनंती आहे की कृपया माननीय प्रधानमंत्री महोदय यांच्या शुभ हस्ते नवी दिल्ली येथून होणाऱ्या उद्घाटन समारंभाचे थेट प्रसारण जुड़ा हुआ है। स्क्रीन आप सभी से अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखें। वो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व पल बस कुछ ही दूर है। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी के बीच आ रहे हैं।
आज के इस विशेष समारोह में हमारे बीच हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के परिसर में आपका आगमन हो चुका है। इस अवसर पर यहां उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगणों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के परिसर में आपका आगमन हो चुका है। कुछ ही पलों में वे हमारे बीच होंगे। एक अभूतपूर्व अवसर, एक ऐतिहासिक अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी का कंट्रोल सेंटर के परिसर में आगमन हो चुका है। हम सभी के लिए गर्व का क्षण, हर्ष का क्षण, आनंद का क्षण, उल्लास का क्षण। कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच होंगे, आप सभी से रूबरू होंगे। आप हम सभी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपूर्ण देश से जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों का, सभी प्रबुद्धजनों का हम स्वागत करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया सभी शांति बनाए रखें।
नमस्कार, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। माननीय प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर पधार चुके हैं। नमस्कार सर, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सभी करतल ध्वनियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। का क्षण, उल्लास का क्षण, हर्ष का क्षण, आनंद का क्षण। अब माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध है, माननीय प्रधानमंत्री जी का शॉल से स्वागत करें। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे देश को मिलने जा रही है 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात। इस महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक साथ कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा तथा नई वंदे भारत ट्रेनों, वर्तमान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का यात्रा विस्तार, अन्य रेल सेवाओं एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा। अब माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध है, अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, देश भर में 760 से अधिक स्थानों पर जुड़े करीब 9 लाख महानुभाव, आप सभी का इस विकास महोत्सव में स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे को भारत की विकास यात्रा का माध्यम बनाया है।
आज का ये विकास पर्व प्रधानमंत्री जी की इस बड़ी सोच का साक्षी है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कल्पना 2004 में हुई थी। 2004 से 2014 लंबा काल था, 10 साल का। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं हो पाया 2004 से 2014। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली। देश की जिम्मेदारी संभालते ही फ्रेट कॉरिडोर पर फोकस किया। काम में तेजी आई और देखते ही देखते ये प्रोजेक्ट जमीन पर दिखने लगा। 2014 से 2024 के इन 10 वर्षों में देखिए, वो भी 10 वर्ष थे, ये भी 10 वर्ष। इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2500 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर बनाया। फर्क साफ है। 2004 से 2014 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर। 2014 से 2024 2500 किलोमीटर से ज्यादा। आज प्रतिदिन 300 से अधिक गाड़ियां इस फ्रेट कॉरिडोर पे चल रही है और उसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। उत्तर भारत के सभी राज्य, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इन सब को आज, राजस्थान हो, इन सब को आज पश्चिमी तट के सी पोर्ट से, समुद्री बंदरगाहों से सीमलेस कनेक्टिविटी मिली है। विकसित भारत की कल्पना में टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है। मैं दूसरा उदाहरण दूंगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। भविष्य की रेलवे की झलक इस फ्रेट कॉरिडोर के कंट्रोल सेंटर में दिखाई देती है। इस एक अकेले कंट्रोल सेंटर से 1500 किलोमीटर के फ्रेट कॉरिडोर को एक ही जगह से संचालित किया जाएगा। एक एक इलेक्ट्रिकल पोल, एक एक सिग्नल, एक एक ट्रैक की पॉइंट मशीन, सभी की व्यवस्था, सभी का कंट्रोल इस एक फ्रेट कंट्रोल से होता है। मैं तीसरा उदाहरण दूंगा टेक्नोलॉजी का और प्रधानमंत्री जी की विराट सोच का। डिजिटली कंट्रोल्ड स्टेशन। आज माननीय प्रधानमंत्री जी करीब 2500 से ज्यादा डिजिटली कंट्रोल्ड रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। डिजिटल कंट्रोल से स्टेशंस की सेफ्टी कई गुने बढ़ जाती है। 2014 से पहले हर वर्ष मात्र 40-50 स्टेशन को डिजिटल कंट्रोल में अपग्रेड करते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ष 400 से 500 यानी 10 गुने अधिक काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल कंट्रोल का हो रहा है। ये 3 उदाहरण आपके सामने रखे माननीय प्रधानमंत्री जी। आज आप कई फैक्ट्री, वर्कशॉप, गुड शेड, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, जन औषधि केंद्र, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का भी लोकार्पण करेंगे। कुछ ऐसे अच्छे उदाहरण भी है जो लोक रुचि के हैं। कई जगह कोच को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया गया है। ऐसे करीब 40 कोच रेस्टोरेंट भी माननीय प्रधानमंत्री जी आज आप लोकार्पण करेंगे। इन सब कार्यों से आज देश में आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका 140 करोड़ का परिवार आपकी तपस्या में, आपके इस यज्ञ में सदैव आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय रेल मंत्री महोदय। मान्यवर, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण एवं शिलान्यास होने जा रहा है। अब हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर पट्टिकाओं का अनावरण कर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करें।
धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। अब प्रस्तुत है आज के समारोह में लोकार्पित एवं शिलान्यास की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में जानकारी दर्शाती हुई एक लघु फिल्म। आज तेजी से बदल रहा है भारत। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के मिशन को पूरा करने के लिए बीते 10 वर्षों से रखी जा रही है मजबूत भारत की नींव, और यह सब संभव हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के कारण। वर्ष 2014 के बाद से मोदी सरकार द्वारा देश की बुनियादी ढांचे के विकास में अभूतपूर्व निवेश किया गया है और देश के हर हिस्से में किया गया है अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। पिछले 10 वर्षों में किया गया है भारतीय रेल की विकास परियोजनाओं में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड निवेश। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी द्वारा आज देशवासियों को दी जा रही है 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात। जिन रेल परियोजनाओं का आज शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है, उनमें शामिल है नई रेल लाइन, मल्टी ट्रैकिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, कार्गो टर्मिनल और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाएं। प्रधानमंत्री जी आज 10 नई वंदे भारत, 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, 2 नई पैसेंजर ट्रेन एवं 6 राज्यों के डीएफसी पर चलने वाली विशेष मालगाड़ियों का कर रहे हैं हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। इनके संचालन से देशवासियों को मिलेगा तेज और आरामदायक सफर का अनुभव एवं माल ढुलाई को मिलेगी अभूतपूर्व गति। माननीय प्रधानमंत्री जी आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू मकरपुरा न्यू घोलवड सेक्शन और न्यू खुर्जा सानेहवाल सेक्शन। साथ ही कर रहे हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बीते वर्षों में देश में 2500 किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा चुका है और आज यह बन चुके हैं देश की समृद्धि के कॉरिडोर। इसके साथ ही आज हो रहा है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, डिजिटल कंट्रोल स्टेशनों, लोको शेड्स और गुड्स शेड्स का राष्ट्र को समर्पण एवं 19 रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड्स, पिट लाइंस, कोचिंग डिपो के साथ फलटण बारामती नई रेल लाइन एवं 9 इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली के अपग्रेडेशन का शिलान्यास। आज देश के विभिन्न हिस्सों में नई रेल लाइनों एवं दोहरीकरण, रेल मार्गों के विद्युतीकरण, रेल मार्गों में स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली की स्थापना का भी राष्ट्र को समर्पण हो रहा है और सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशनों का भी किया जा रहा है राष्ट्र को समर्पण। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं रेलवे स्टेशनों पर स्थापित जन औषधि केंद्रों एवं 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्टॉल का राष्ट्र को समर्पण। जन औषधि केंद्रों पर जहां यात्रियों और स्थानीय निवासियों को किफायती दरों पर दवाएं उपलब्ध होंगी, वहीं OSOP स्टॉल्स पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जाएगी, जिससे स्थानीय शिल्पकारों एवं व्यापारियों को मिलेगा प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न शहरों में रेल कोच रेस्टोरेंट को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित, जहां रेल यात्री और स्थानीय लोग लजीज व्यंजनों का उठा सकेंगे आनंद। पूरे देश के सर्वांगीण विकास का जो महाअभियान माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उसमें ये रेल परियोजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। इन परियोजनाओं से सिद्ध होता है विकसित भारत के लिए मोदी सरकार का संकल्प, यानी मोदी सरकार की गारंटी। धन्यवाद इस सूचनाप्रद लघु फिल्म के लिए। अब हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहित 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्रा विस्तार, अन्य रेल सेवाओं एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें।
माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब वह महत्वपूर्ण क्षण आ गया है जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है, अपने बहुमूल्य संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। गुजरात के गवर्नर आचार्य श्री देवव्रत जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, कैबिनेट में मेरे साथी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, संसद में मेरे सहयोगी और गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल और देश के कोने कोने से जुड़े सभी गवर्नर श्री, आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं मेरे सामने 700 से ज्यादा स्थान पर वहां के सांसद के नेतृत्व में, वहां के मंत्री के नेतृत्व में लाखों लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। शायद रेलवे के इतिहास में एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। सौ साल में पहली बार हुआ ये कार्यक्रम होगा। मैं रेलवे को भी इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकसित भारत के लिए हो रहे नवनिर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही है। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के। इन करीब करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और आप देखिए, आज 85,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। और इसके उपरांत समय का अभाव रहता है मुझे, विकास में मैं गति को धीमी नहीं होने देना चाहता, और इसलिए आज रेलवे के ही कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ गया है पेट्रोलियम वालों का। और दहेज में, गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ है। और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ देश में पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड को
पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। आज ही गुजरात और महाराष्ट्र में एकता मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ है। ये एकता मॉल्स भारत के समृद्ध कुटीर उद्योग, हमारे हस्तशिल्प, हमारा वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है, उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को भी मजबूत होते हम देखेंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं और मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, भारत एक युवा देश है, बहुत बड़ी तादाद में युवा रहते हैं देश में। मैं खास तौर पर मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आज जो लोकार्पण हुआ है वो आपके वर्तमान के लिए है और आज जो शिलान्यास हुआ है वो आपके और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे? हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी। यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। पिछले दिनों देखा है इन दशकों में समय की पाबंदी, आपने हालत देखा है। ट्रेन पर मेन लोग ये नहीं देखने जाते थे किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन है, लोग ये देखते हैं कितनी लेट है। यही कार्यक्रम है घर से, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं, स्टेशन पे जाकर के देखना कि भाई कितनी लेट है। रिश्तेदारों को कहते भाई रुके रहो, पता नहीं ट्रेन कब आएगी, वरना घर वापस जाकर के फिर आएंगे। ये रहता था। स्वच्छता की समस्या, सुरक्षा, सहूलियत, हर चीज पैसेंजर के नसीब पर छोड़ दी गई थी। 2014 में देश में आज से 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों ऐसे थे जहां की राजधानी हमारे देश की रेलवे से नहीं जुड़ी थी। 2014 में देश में 10,000 से ज्यादा ऐसे रेल फाटक थे, 10,000 से ज्यादा, जहां कोई व्यक्ति नहीं था, लगातार एक्सीडेंट होते थे और उसके कारण हमारे होनहार बच्चों को, नौजवानों को हमें खोना पड़ता था। 2014 में देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। पहले की सरकारों के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण भी उनकी प्राथमिकता में ही नहीं था। इस परिस्थिति में हर पल कौन मुसीबतें झेल रहा था?
कौन परेशानियों में पीसा जाता था? हमारे देश का सामान्य मानवी, मध्यम वर्ग का परिवार, भारत का छोटा किसान, भारत के छोटे उद्यमी। आप याद करिए, रेलवे रिजर्वेशन, उसकी भी क्या हाल था। लंबी लंबी लाइनें, दलाली, कमीशन, घंटों का इंतजार। लोगों ने भी सोच लिया था कि अब ये हालत कभी नहीं। सबने माना था भाई रेलवे बस ऐसी है, मुसीबत है, चलो 2-4 घंटे सफर करनी है, कर लेंगे, चिल्लाओ मत। यही जिंदगी हो गई थी। और मैंने तो मेरी जिंदगी ही रेल की पटरी पर शुरू की है, इसलिए मुझे भली भांति है रेल का क्या हाल था। साथियों, भारतीय रेल को उस नर्क जैसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी, वो इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। अब रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कार्यकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। देश का नौजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए, कैसी रेल चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। आज गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इतने राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है जी। और इसी के साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेन की सेवाओं का शतक भी लग गया है। वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क अब देश के 250 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार वंदे भारत ट्रेनों का रूट भी लगातार बढ़ा रही है। अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत ट्रेन अब द्वारिका तक जाएगी। और मैं तो अभी द्वारिका में जाकर के डुबकी लगा के आया हूं। अजमेर, दिल्ली, सराय रोहिल्ला वंदे भारत एक्सप्रेस अब चंडीगढ़ तक जाएगी। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अब प्रयागराज तक जाएगी। और इस बार तो कुंभ का मेला होने वाला है तो उसका महत्व और बढ़ जाएगा। तिरुवनंतपुरम, कासरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलुरु तक विस्तार किया गया है। साथियों, हम दुनिया भर में कहीं भी देखें, जो देश समृद्ध हुए, औद्योगिक रूप से सक्षम हुए, उनमें रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए रेलवे का कायाकल्प भी विकसित भारत की गारंटी है। आज रेलवे में अभूतपूर्व गति से रिफॉर्म हो रहे हैं। तेज गति से नए रेलवे ट्रैक्स का निर्माण, 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत जैसी नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन, आधुनिक रेलवे इंजन और कोच फैक्ट्रियां, ये सब 21वीं सदी की भारतीय रेल की तस्वीर बदल रही है। साथियों, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी के तहत कार्गो टर्मिनल के निर्माण में गति लाई जा रही है। इससे कार्गो टर्मिनल बनने की गति तेज हुई है।
लैंड लीजिंग पॉलिसी को और सरल किया गया है। लैंड लीजिंग प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया है। इससे काम में पारदर्शिता आई है। देश के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को मजबूती देने के लिए रेलवे मंत्रालय के तहत गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। हम निरंतर भारतीय रेल को आधुनिक बनाने और देश के कोने कोने को रेल से जोड़ने में जुटे हुए हैं। हम रेलवे से, नेटवर्क से मानव रहित फाटक समाप्त करके ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगा रहे हैं। हम रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सौर ऊर्जा से चलने वाले स्टेशन बना रहे हैं। हम स्टेशन पर सस्ती दवा वाले जन औषधि केंद्र बना रहे हैं। और साथियों, ये ट्रेनें, ये पटरियां, ये स्टेशन ही नहीं बन रहे, बल्कि इनसे मेड इन इंडिया का एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। देश में बने लोकोमोटिव हो या ट्रेन के डिब्बे हो, भारत से श्रीलंका, मोजाम्बिक, सेनेगल, म्यांमार, सूडान जैसे देशों तक हमारे ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। भारत में बनी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की डिमांड दुनिया में बढ़ेगी तो कितने ही नए कारखाने यहां लगेंगे। रेलवे में हो रहे ये सारे प्रयास, रेलवे का ये कायाकल्प नए निवेश और निवेश से नए रोजगार की भी गारंटी दे रहा है। साथियों, हमारे इन प्रयासों को कुछ लोग चुनावी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए ये विकास कार्य सरकार बनाने के लिए नहीं, ये विकास कार्य सिर्फ और सिर्फ देश बनाने का मिशन है। पहले की पीढ़ियों ने जो कुछ भुगता वो हमारे नौजवानों और उनके बच्चों को नहीं भुगतना पड़ेगा, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, भाजपा के 10 वर्ष के विकास काल का एक और उदाहरण पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी है। दशकों से ये डिमांड की जा रही थी कि माल गाड़ियों के लिए अलग ट्रैक होना चाहिए। ऐसा होता तो मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेन दोनों की स्पीड बढ़ती। ये खेती, उद्योग, एक्सपोर्ट, व्यापार, कारोबार, हर काम के लिए ये तेजी लाना बहुत जरूरी था। लेकिन कांग्रेस के राज में ये प्रोजेक्ट लटकता रहा, भटकता रहा, अटकता रहा। बीते 10 वर्षों में पूर्व और पश्चिम के समुद्री तट को जोड़ने वाला ये फ्रेट कॉरिडोर करीब करीब पूरा हो चुका है। आज करीब 650 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है। अहमदाबाद में ये अभी आप देख रहे हैं, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण हुआ है। सरकार के प्रयासों से अब इस कॉरिडोर पर माल गाड़ी की स्पीड 2 गुना से अधिक हो गई है। इन कॉरिडोर पर अभी के मुकाबले बड़े वैगन को चलने की क्षमता है, जिनमें हम अधिक सामान ले जा सकते हैं। पूरे फ्रेट कॉरिडोर पर अब
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं। आज अनेक स्थानों पर रेलवे गुड्स शेड, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, डिजिटल नियंत्रण स्टेशन, रेलवे वर्कशॉप, रेलवे लोको शेड, रेलवे डिपो का भी लोकार्पण आज हुआ है। इसका भी बहुत सकारात्मक प्रभाव माल ढुलाई पर पड़ने ही वाला है। साथियों, भारतीय रेल को हम आत्मनिर्भर भारत का भी एक नया माध्यम बना रहे हैं। मैं वोकल फॉर लोकल का प्रचारक हूं, तो भारतीय रेल वोकल फॉर लोकल का एक सशक्त माध्यम है। हमारे विश्वकर्मा साथियों, हमारे कारीगरों, शिल्पकारों, महिला स्वयं समूहों के स्थानीय उत्पाद अब स्टेशन पर बिकेंगे। अभी तक रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के 1500 स्टॉल खुल चुके हैं। इसका लाभ हमारे हजारों गरीब भाई बहनों को हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि भारतीय रेलवे आज विरासत भी विकास भी इस मंत्र को साकार करते हुए क्षेत्रीय संस्कृति और आस्था से जुड़े पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। आज देश में रामायण सर्किट, गुरु कृपा सर्किट, जैन यात्रा पर भारत गौरव ट्रेनें चल रही है। यही नहीं, आस्था स्पेशल ट्रेन तो देश के कोने से श्री राम भक्तों को अयोध्या तक ले जा रही है। अब तक करीब 350 आस्था ट्रेनें चली हैं और इनके माध्यम से 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। साथियों, भारतीय रेल आधुनिकता की रफ्तार पर ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी और ये मोदी की गारंटी है। सभी देशवासियों के सहयोग से विकास का ये उत्सव भी निरंतर जारी रहेगा। एक बार फिर मैं सभी मुख्यमंत्रियों का, गवर्नर जी का और इन 700 से अधिक स्थान पर जो इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े बैठे हैं, कार्यक्रम में आए हैं, और सुबह 9 साढ़े 9 बजे ये कार्यक्रम करना कोई सरल काम नहीं है, लेकिन देश का जनमानस विकास के साथ जुड़ गया है और इसीलिए ये नजारा देखने को मिल रहा है। जो इतनी बड़ी तादाद में आज आए हैं, इस कार्यक्रम में शरीक हुए, 700 से अधिक जिलों में ये विकास की एक नई लहर उनको अनुभव हो रही है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आप सबकी विदाई लेता हूं। नमस्कार।